देखिए सबके पास, आपने कहा ना आपके पास भी आंकड़े हैं और टीएमसी के पास भी आंकड़े हैं। जी बिल्कुल, वानखेड़े साहब मौजूद हैं, लेकिन अभी ये डायनामिक प्रोसेस है, वो तो आंकड़ों के ही साथ मौजूद है। देखिए मथुआ समाज के मैं आपको बता, प्रीति के मैं कुछ बोलूं से पहले मैं प्रीति के पास चला था। प्रीति, मथुआ समाज की सीटें शहरी सीटें, ग्रामीण सीटें, और अगर आप फेज वाइज हमको बता सके कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर शहरी और ग्रामीण सीटों से आप तो शुरू कर सकती हैं। प्रतीक, दो तीन बातों से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। जैसा अभी अमित से आप जुड़े थे तो अमित ने कहा कि जो छठा, सातवां और आठवां चरण था उसमें सबसे ज्यादा टीएमसी ने लीड ली है, जिसमें 35 थी छठे में और सातवें में 43 थी और 36 थी आठवें चरण में, तो कुल मिलाकर 114 सीटें हुई। और अगर इसमें टीएमसी ने लीड बनाई रखी है तो परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो फिर 203 वाला नहीं, रुझानों में फिर हम धीरे धीरे आगे और भी बेहतर तस्वीर टीएमसी के लिए देखने की उम्मीद कर सकते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा प्रीति मैं आपको रोकना चाहूंगा। ऑफ कोर्स ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस आंकड़े को आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे साथ दिलीप घोष जी जुड़ गए हैं। दिलीप घोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जो सामने दिख रहा है वो ये कि 203 टीएमसी और 84 जगह सीटों पे बीजेपी आगे दिख रहा है, लेकिन आपका नारा था कि 200 के पार, लेकिन इस बार तो लगता तो है कि टीएमसी 200 के पार जाती हुई दिख रही। दिलीप घोष जी, टीएमसी तो 200 पार था ही। हमने एक टारगेट रखा था 200 सीट कंफर्ट मेजोरिटी लेके सरकार में आएंगे, और लड़ाई भी की आपने। नेता से लेके कार्यकर्ता तक सारे लोग जमीन पे थे, लड़ाई किया। लोगों की जो रुझान थी, जो मूड थी, वो भी परिवर्तन की तरफ। चुनाव भी फ्री फेयर इलेक्शन एक प्रकार हुआ, ज्यादा गड़बड़ नहीं हुआ, बाहर कुछ हुआ, मर्डर भी हुआ है, लेकिन लोगों ने अपना मतदान किया है। अब चुनाव नतीजा आ रहा है। मुझे लगता है कि जहां 27 राउंड का चुनाव होगा, 4, 5, 6 राउंड तक गिनती हुई है, 10, 15, 20% का। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और समय लगेगा। एग्जैक्टली क्या है, पहले जहां हम थे वो पीछे हैं, 200, 400, 500, 1000, 2000 वोट से आगे पीछे हो रहा है। तो अभी भी ऐसा नहीं कि समय निकल गया नतीजा बदलने के लिए, तो बदल सकता है क्योंकि काफी लंबा गिनती चलेगा। दिलीप जी, अभी उस दिन कैलाश विजयवर्गीय जी से भी बात हो रही थी, तो कैलाश विजयवर्गीय, मेरा एक सवाल ये था कि जो लास्ट के फेज हुए हैं, खासतौर से 3 फेज जो हैं, 6, 7, 8 वाले, और जो प्रेसिडेंसी का इलाका जो आपका है उसमें, और कोरोना का पीक आ गया, तब तक आ गया, और तमाम सारी बातें कोरोना को लेकर हो गई और रैलियां कैंसिल होने लगी। वो जो था वो टीएमसी का गढ़ था, और वहां पे लॉसेस ज्यादा हुए। पार्टी का एक आकलन जो था वहां पे शायद चूक हुई, कोरोना वाज द रीजन, या आप वहां पे पेनिट्रेट नहीं कर पाए, और जिस तरह की स्ट्रेटेजी थी उसमें कुछ कमी रह गई। दिलीप घोष जी, बात सही है कि लास्ट 3 फेज में हमारे जो क्षेत्र था वो थोड़ा टफ था हमारे लिए, वहाँ कभी जीते नहीं थे हम। लेकिन और वो ठीक बात सही है कि माननीय होम मिनिस्टर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ रैलियां कैंसिल हुई, तो जिस गति से हम चुनाव प्रचार कर रहे थे उसमें थोड़ी कमी आई। लेकिन फिर भी पूरा प्रदेश का लोगों का एक मूड बन चुका था परिवर्तन के लिए, और वोटिंग भी थोड़ा कोलकाता जैसे जगह में कम हुआ है, उसका एक परिणाम हो सकता है। फिर भी मुझे लग रहा है कि लोगों ने पूरा मूड बना के फेस्टिवल जैसा पोलिंग किया है, तो नतीजा एकदम से बदल जाएगा ऐसा नहीं है। हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, अभी भी समय है। दिलीप जी, एक बात और कही गई कि एक बात था कि बंगाल की बेटी का चुनाव, और आप सारे लोगों ने घेर के इतने कैबिनेट मंत्री, हालांकि चुनाव जीतने के लिए सारे हथियार लिए जाते हैं, लेकिन ये बात कही गई कि बंगाल की लड़की, और उसको साथ चारों तरफ से घेर लिया। उसमें एक बयान आपका भी आ गया था, जो आपने कपड़ों को दृष्टिकोण से कह दिया था, और वो व्हील चेयर पे बैठी थी, उसका भी इन जैसे बयानों का भी असर हुआ। बीजेपी ने इसका आकलन किया या नहीं कर पाए, या बीच में आपको लगा कि हाँ ये सेल्फ गोल हुआ? दिलीप घोष जी, नहीं, आकलन तो क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारा इशू आता है, बहुत चर्चाएं चलती हैं। ममता बनर्जी को भी बैन किया इलेक्शन कमीशन ने, तो बहुत सारी बातें चुनाव में आती है। किस चीज का प्रभाव कितना होता है चुनाव के बाद जब एनालिसिस होगा पता चलेगा। लेकिन जिस मूड से, जिस दिशा गति से चुनाव चल रहा था वो हमारे फेवर में ही था, और वोटिंग भी ऐसी ही हुई है। हम इंतजार करेंगे चुनाव नतीजा का पूरा होने तक। एक चीज और कही गई कि मथुआ समाज जो है खासतौर से, और मुस्लिम, क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहा था और लगभग ऐसी 70 से 100 सीटों के बीच में है जहां पे एक मुस्लिम वोटर्स का एक प्रभाव है, और मथुआ समाज को
लेकिन जो आकलन है अभी 204 का जो अभी हम देख रहे थे, मतवा समाज की लगभग 82 सीटों पे बात थी, उसमें भी उतना गेन नहीं कर पाए। तो जो बात आ रही थी एनआरसी वाली, सीए वाली जिसमें बात थी, तो उसमें कि भाई वोटिंग का अधिकार दे दिया, लेकिन आपको अभी रिहाइश का या आपको नागरिकता का जहां तक मुद्दा है उस पर अभी बात नहीं बन पा रही। और ये बात टीएमसी और बीजेपी दोनों तरफ से कह रहे थे, लेकिन मतवा समाज ने इस बार लगता है कि टीएमसी की तरफ ज्यादा झुकाव रखा है, जो अभी आकलन है। दिलीप जी। नहीं, मतवा समाज लोकसभा चुनाव में हमको वोटिंग किया है, इस बार भी किया है। 1-8% वोट किसी विशेष विषय को लेके, बेनिफिशियरी आदि को लेके हो सकता है, लेकिन पूरा एसटी, एससी, मतवा, ये सारे जो पिछड़े समाज हैं जो वंचित रह गए इतने साल तक, वो भाजपा की तरफ भी है। और बड़ी बड़ी सभाएं हुई, उनके नेता भी हमारे साथ रहे, वोटिंग भी उन्होंने किया। लेकिन दिलीप जी एक सवाल और, सवाल ये कि शहरी जी दिलीप जी एक सवाल है कि अगर 18 लोकसभा सीटें थी, 2019 की ही बात है, 2021 में चुनाव हो रहे हैं, 2018 में आपके पास 19 में आपके पास 18 सीटें थी, अगर उसको भी ट्रांसलेट करें तब भी लगभग 117-118 सीटों के आसपास खेल बनता था। वहां पर भी लग रहा है कि अब पॉपुलैरिटी में थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ रही है, या जो लोकसभा के मुद्दे थे वो वहां पर ज्यादा कंसोलिडेट हो पाए और बीजेपी इस बार उन चीजों को नहीं पकड़ पाई जहां पे विधानसभा चुनाव की बात थी। दिलीप घोष जी। मुझे अभी भी उम्मीद है, तो 121 सीट में हम आगे थे लोकसभा के अनुसार, उसको हम पार करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी वोट से बहुत ज्यादा सीट में आगे पीछे हो रही है। मान लिया 20% वोट का गिनती हुई है, तो इसलिए अभी समझ नहीं गया कि ये बदलेगा, नहीं बदल सकता है। और कई बार नतीजा बदला है 12-1 बजे का बाद, और अभी की लंबा चुनाव 10 बजे तक गिनती होगा, इसलिए अभी समय है। बहुत लंबा चुनाव हुआ, 8 फेजेस में चुनाव हुआ। दिलीप घोष जी, ये क्या इसका भी नुकसान हुआ? दिलीप घोष जी, जहां तक आकलन होगा तो इसका भी बहुत लंबा चुनाव, इसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें आई। और नहीं, कुछ नहीं है, लंबा चुनाव हुआ, हम लोग प्रचार किया, फुर्सत से लोग वोट दिया, इसलिए शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, नहीं तो और गड़बड़ होता और मॉडल होता। लोगों ने पीसफुली वोटिंग किया। दिलीप घोष जी, जरा इस बात का भी उत्तर दीजिए। आप कह रहे हैं कि अभी देखिएगा आप 2-2.5 घंटे में तस्वीर बहुत बदल जाएगी। तस्वीर अगर कितनी भी बदलेगी तो क्या अभी आप यहाँ पर कुछ डेटा रख सकते हैं कि अभी 82 पर हम रुझानों में दिखा रहे हैं बीजेपी को, वो डेटा कौन सा होगा? क्या वो सरकार बनाने वाला आंकड़ा होगा, 147 वाला आंकड़ा होगा? क्योंकि अभी जो रुझान है, आप भले ही ना माने, वो एक अलग ही तस्वीर टीएमसी के लिए पेश कर रही है, जो हैट्रिक की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। नहीं, संख्या एग्जैक्टली बोलना मुश्किल है, लेकिन अब जो रुझान आ रहा है, किसी एग्जिट पोल में तो रुझान नहीं बोला था, लेकिन हो रहा है। अभी आगे भी क्या होगा वो समय पर बताया जाएगा, लेकिन हम तो कंफर्ट मेजॉरिटी की तरफ जाने के लिए लड़ाई किया और अभी भी संभावना है। और एक और बात ये कि जैसे अगर मैं शहरी इलाकों की बात करूं, ग्रामीण इलाकों की बात करूं, तो वहां भी जो आपकी परफॉर्मेंस है, बीजेपी की परफॉर्मेंस है, वो बहुत कम है। मतलब अगर 62 सीटें शहरी हैं तो उसमें 14 सिर्फ बीजेपी को मिली और 48 जो है वो टीएमसी के पास है और बाकियों के लिए कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण में भी यही स्थिति है, वहां पर तिगुने का फर्क है। मतलब अगर आप 1 हैं तो 3 गुना आपसे बढ़कर परफॉर्मेंस है टीएमसी का। तो ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगहों में लोगों की पहली पसंद आप नहीं बने हैं इन रुझानों के मुताबिक। रुझान के मुताबिक जहां हम लोग पार्लियामेंट चुनाव में लीड लिए थे, वहां भी थोड़ी वोट से पीछे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एकदम पक्का नतीजा नहीं है, बहुत कम मार्जिन में अभी आगे पीछे चल रहा है, वो कभी भी बदल सकता है। दिलीप जी, ये बात कही गई कि ममता जी ने चंडी पाठ किया, तो ऐसे जो दिख रहा है इसमें चंडी पाठ पसंद किया गया, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा देखिए, छोटी बातें बहुत होती है, लेकिन ये बात सही है कि हम अपने इश्यू में उनको ले आए। उनकी राजनीति जो थी अपीसमेंट राजनीति, और इस प्रकार उसको छोड़ना पड़ा। ये राजनीतिक दृष्टि से अच्छा है कि अपीसमेंट राजनीति और जात पात की राजनीति वो कम हुआ है, तो इसलिए एक छोटी बात थी जो हमारे इश्यू पर उनको आने के लिए मजबूर किया हमने। एक नारा बहुत जो महत्वपूर्ण है, और ये आखिरी सवाल है मेरी तरफ से, कि वो ये कि खासतौर से पोलराइजेशन की जब बात शुरू हुई, हिंदू मुसलमान की बात हुई, जय श्री राम का नारा लगा, तो एक नारा टीएमसी की तरफ से लगा, और वो ये था कि बंगाली अस्मिता, बहरी और बंगाली का। तो लगता है कि इस बार के चुनाव, बंगाल के चुनाव ने एक आईना दिखाया कि नहीं, देखिए साहब,
ये नारा चलेगा नहीं जहां तक हिंदू मुसलमान के पोलराइजेशन का मुद्दा है, वो नहीं चला बंगाल में, और बंगाल ने डिफरेंट रोल अदा किया। दिलीप घोष जी, नारा हमने नहीं दिया है। जब जय श्री राम का विरोध ममता बनर्जी ने की तो लोगों ने इस नारा को एक पब्लिक का नारा बना दिया और प्रतिवाद के रूप में नारा लिया है भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ। और हमारा इतना औकत नहीं था कि हम गांव-गांव में जय श्री राम को पहुंचाए। पिछले 30-35 साल से राम मंदिर आंदोलन के बाद चल रहा था, लेकिन बंगाल में अभी पॉपुलर हुआ क्योंकि ममता बनर्जी ने विरोध किया, जय श्री राम बोलने वालों को डंडा चलाया और जेल में भरा, इसलिए गांव-गांव में ये नारा पॉपुलर हो गया है। और ऐसा कुछ जगह जैसे बीरभूम चुनाव नहीं होता था, वहां भी कई सीटों में उनसे हम आगे हैं। ऐसा कुछ जगह ड्राई इलाका हमारा था, वहां भी हम लोग अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। लेकिन चलिए लग रहा है दिलीप जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो एक और महत्वपूर्ण बात यह है, वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर कहा जा रहा था कि ये चुनाव बहुत अहम होगा, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से टीएमसी के तरफ जाती हुई रुझानों में दिख रही है। हमारे साथ दिलीप घोष जुड़े हुए थे जिन्होंने लगातार किस तरह से बीजेपी के लिए, जी दिलीप घोष जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिलीप जी, वोटों के ध्रुवीकरण को इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में केंद्र में रखा गया था, लेकिन इस बार हम एमआईएम की बात करें जो कि बिहार में अपनी परफॉर्मेंस से गदगद होकर यहां पर पहुंचे, या फिर हम बात करें फुरफुरा शरीफ की, ऐसा लग रहा है ये दोनों ही फैक्टर पश्चिम बंगाल के चुनाव में नहीं चले हैं। और खास तौर पर एमआईएम का, वो पार्टी जिसके लिए लगातार दूसरी पार्टियां आप पर आरोप लगाती रही हैं कि वो वोट कटुआ पार्टी है और वो आपको फायदा पहुंचाती है, आपकी पार्टी को फायदा पहुंचाती है, रुझानों में ऐसा लग रहा है कि वो कहीं नहीं दिख रहे हैं और इसी वजह से आपको नुकसान हुआ है। नहीं, दूसरे के ऊपर नाप नुकसान तो हम नहीं करते, हम अपने ताकत पर लड़ते हैं। ममता बनर्जी उनके सलाहकार पहले ही बोल दिए थे कि हम 30% वोट लेके मैदान में उतर रहे हैं। इन पार्टियों का पहली बार यहाँ चुनाव में उनका रोल था, अब कितना असर हुआ नहीं हुआ वो तो बाद में पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास का एजेंडा और परिवर्तन, यहाँ सुशासन देने का एजेंडा लेके सामने उतरा था, लोग उसको रिस्पॉन्स भी की थी। अब कितना वो वोट में तब्दील हुआ वो बाद में उसका चर्चा करके हम फिर उसका नतीजा में आए। जी दिलीप जी।